तो दोस्तों आज जो चर्चा है वो यहाँ पे है, और जो क्वेश्चन आप लोगों के हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एक तरह के ही क्वेश्चन है। साहब, पहले तो मैंने लास्ट जो मेरा सेशन हुआ था उसमें आप लोगों को ये बताया था कि एक्चुअल में बिटकॉइन क्यों आया। बिटकॉइन आने के पीछे रीजन एक ही था, और वो चिंता आज भी बनी हुई है। आज भी वही स्थिति है जो 2008 में थी, जो कल भी हमने हमारे एक सेशन में चर्चा करी थी कि आज अमेरिका के लोग पैसा विड्रॉ कर रहे हैं साहब, और ये कितना हो चुका है ये मैं आपको भी आंकड़ा दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे भी कोई भी चीज आती क्यों है यार। और ये अमेरिकन हैव विड्रॉन 50,000 करोड़ डॉलर, ये पिछले 3 महीनों में लोग निकाल चुके हैं साहब। क्यों निकाले लोगों ने यार? उसके पीछे की वजह बड़े बड़े बैंकों का फेल होना। तो क्योंकि आज हमारे प्रहलाद जी जो कि हमारे टाइम कीपर भी हैं, उनकी चिंता भी जायज है कि ये पैसा देता कौन है साहब। तो पहले हम प्रहलाद जी की शंका का समाधान करेंगे, और उसमें बहुत सारे लोगों की जो चिंता है उसका समाधान हो जाएगा। जिसमें क्वाइन क्यों आते हैं ये समाधान हो जाएगा, क्वाइन क्यों बढ़ते हैं ये समाधान हो जाएगा, क्वाइन क्यों चलते हैं ये समाधान हो जाएगा सर। अब अमेरिकियों ने अगर इतना पैसा निकाला तो उन्होंने इस पैसे का कुछ तो करा होगा भाई, क्योंकि इस पैसे को निकाल के घर पे तो रख नहीं सकते। वो जमाना तो नहीं रहा प्रहलाद जी कि मटके में दबा के नीचे दबा दो। नहीं सर, पैसा अगर सारा निकाल के घर लाओगे कहाँ रखोगे आप? क्या करोगे पैसे का? तो कहीं ना कहीं तो पैसा लगाओगे साहब। 2019 में भी बहुत सारे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, तो वहां पे गवर्नमेंट देती अनएम्प्लॉयमेंट फंड देती है, यानी कि जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है वहां पे अमेरिका में। तो उसमें से 99% लोगों ने उसको बिटकॉइन में डाल दिया, और बिटकॉइन तब चल रहा था $4,000 के आसपास। और अमेरिकियों ने ये देखा कि इस बिटकॉइन में फायदा हो सकता है, क्योंकि सब यूट्यूबर को सुन रहे थे, बहुत सारे हमारे जैसे को भाई जूम भी कर रहे होंगे वहां पे, जो बता रहे थे कि ये बढ़ जाएगा, लोगों ने डाला। अब जिसको उस टाइम पे, क्योंकि वहां $2,000 तक भी लोगों को फंड मिलता है, मतलब इवन $2,500 तक तो पेंशन है बुढ़ापा। और अगर उस टाइम पे किसी ने $2,500 गलती से डाल दिए तो 2 साल बाद वो $2,500 कम से कम $50,000 हो गए। संतोष जी, मैं सही कह रहा हूं? यस सर, यस सर। तो इस रिटर्न ने लोगों के मन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उम्मीदें जगा दी कि दुनिया की ये सबसे बेस्ट चीज है। और अमेरिकियों के रुझान की वजह से और भी लोगों में रुझान आया, बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट हुआ, रिटेल कस्टमर जागा, उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी और बिटकॉइन बूम कर गया। ये एक थ्योरी थी। एक आप लोगों को मैं स्टोरी सुना रहा हूं, ये स्टोरी है। पर क्या 2016 में भी ऐसा था संतोष जी कि अमेरिकियों ने पैसा डाला हो? नहीं, नो आइडिया सर। नहीं था भाई, ये सेम स्टोरी तो नहीं थी।
स्टोरी तो रेडी करी जाती है सर, स्टोरी तो तैयार करी जाती है। अभी अमेरिकी इतना पैसा निकाल रहे हैं तो मार्केट में माहौल क्या बनेगा कि ये बिटकॉइन में ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा सर, या फिर किसी ना किसी चीज में आएगा। स्टोरी तो बन गई, स्टोरी तो फैला दी गई, पर असल में कहानी क्या होती है भाई, वो हमारी जानकारी से ही अलग होती है, वो हमें जानकारी नहीं है। पर हमें जो एक्चुअल जानकारी होनी चाहिए, जिस वजह से हम लोग किसी भी चीज में जुड़ते हैं, जैसे कोई स्टॉक मार्केट में जुड़ा, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग चीजों में, कोई पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, कोई म्यूचुअल फंड से, हमारे साथ यहाँ पे कई साथी जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं, वो हर बंदा इस स्टोरी को फिट कर लेगा वहां पे। अब म्यूचुअल फंड वाला कहेगा कि सारे पैसे म्यूचुअल फंड में आएंगे, स्टोरी सेम है। अब जो म्यूचुअल फंड का मार्केट है वो म्यूचुअल फंड का ही मार्केट है, उसमें क्रिप्टो घुसती नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड वाले घुसने ही नहीं देते। वो कहते हैं ये हवा है, ये फलाना है, इससे दूर रहो। क्योंकि अभी संजीव जी ने जब ऑफिस ओपन करा था तो वहां पे जो भाई साहब थे म्यूचुअल फंड वाले, वो मुझे ज्ञान दे रहे थे, मैंने ज्ञान लिया भी उनसे, लेकिन कुछ बातों पे वो भी अटक गए, क्योंकि उनका कहना था कि एलोन मस्क भी पागल है कि वो बिटकॉइन खरीद रहा है। अब ये स्टोरी इंश्योरेंस वाला अपनी तरीके से पेश कर देगा, जितनी भी चीजें चलती हैं स्टॉक मार्केट वाला कहेगा कि ये मेरे पास पैसे आएंगे, और रियल स्टेट वाले स्टोरी ये बना के पेश कर देंगे कि साहब ये सारा पैसा आना ही रियल स्टेट पे है, और ये सारी मार्केट अलग है। हम लोग कौन सी मार्केट में हैं संतोष जी? क्रिप्टो में सर। आप में से कोई उस तरह के जूम सेशन में जाता है जहां पे रियल एस्टेट की बात हो रही हो, या उस तरह की वीडियोस देखता है? मैं तो नहीं देखता हूँ सर। कोई भी नहीं देखता भाई। मैंने म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा डाला, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड अब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सिप तो यहां भी चल सकती है भाई, और सिप के लिए सबसे बड़ा टूल ही रॉयल क्यू है, इससे बड़ी सिप कोई खोल ही नहीं सकता। यस सर, यस सर। और रिटर्न की बात करूं, जितने में उसने साल में देना है, मैं 15 दिन में वो रिटर्न यही निकाल देंगे साहब, यही खड़े खड़े निकाल देंगे। 10% तो ट्रोन ने 30% दे दिया प्रॉफिट, अब वो कहते हैं कि सब साल में आ जाएगा 10%, और कई बार लॉक होता है, 3 साल से पहले निकाल नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों की जितनी भी स्टोरीज हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, आप रेडी हो? जी सर, जी सर। क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें होनी है, क्योंकि शुरुआत आपने करी है, आपसे ही शुरुआत हुई है। मैं रेडी हूँ सर। शंका का समाधान करें। जी, हमारे देश में बैंक है एसबीआई। जी सर। एसबीआई बैंक जो है उसको कौन चलाता है? बैंक को सर चलाती तो जनता ही है। बिल्कुल सही कहा साहब, जनता चलाती है, पब्लिक चलाती है। जी सर। पैसा किसका है? पब्लिक का। और लोन कौन देती है? क्या सर, ये बीच में आवाज आ रही है। मैं क्या लोन, बैंक क्या पैसा अपने पास रख लेता है या आगे देता है? आगे देता है सर वो। आगे देता है, वो आगे पैसा दे देता है, लोन। अब ये जो लोन है, ये 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है। क्या बैंक इन पे प्रेशर बना सकता है कि पैसा भाई आपको आज ही जमा करना होगा? नहीं सर। क्या ये निकालने वाले को रोक सकता है कि भाई आज आप नहीं निकाल सकते?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, निकालने वाले को कौन रोक सकता है। आपके कहने का स्टाइल बड़ा जबरदस्त होता है साहब, आपकी आवाज में बड़ी वो कहते हैं ना, खनक है एक पैसों की तरह। नहीं सर, पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नॉलेज तो होना इसका जरूरी है ना। अरे मैं भाई ये कह रहा हूँ भाई, आपकी आवाज में पैसों की खनक है। मैं ये कहता हूँ आवाज इतनी मधुर है आपकी। अब मैं ये कहता हूँ कि पैसा ये तो लोन वाला दे नहीं रहा, और जनता कहती मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक पैसा लाएगा कहाँ से? बैंक के सर कुछ अथॉरिटीज तो होती है, मान लो आरबीआई वगैरह या बड़े बड़े जिनसे, वो इतना पैसा उठा सकता है अपने बैंक को चलाने के लिए, तो वो भी किस लोन लेता है बैंक भी। किस बिहाफ पे उठाएगा वो? अभी उसको क्या सिस्टम है? जो पब्लिक का सर जो पैसा जमा है और उसको देना है, कुछ लोग 30 साल 20 साल बाद देंगे, धीरे धीरे देंगे, तो वो तो ब्याज तो उठाएगा वो। भाई, आप ये कहते हैं कि आगे लोन लेगा? क्या या सर? क्या भाई, ये करेगा क्या? मैं यही पूछ रहा हूँ, बैंक क्या करेगा? बैंक सर लोन लेगा आरबीआई वगैरह से। आरबीआई वगैरह से लोन? अब आरबीआई ने पता करके क्या करेगा? तो मैं नहीं दे सकती साहब, आपकी साख ही नहीं है इतनी, तो क्या? नहीं सर, उस कुछ गवर्नमेंट के या बैंकों के कुछ वो होते हैं, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से पहले उनसे लाइसेंस मिलने से पहले वो उसमें रखते हैं डिमांड को। फिर बैंक फेल क्यों हो जाते हैं? अब बैंक सर फेल तो इसलिए होती है कि ज्यादा ज्यादा लोन लोगों को दे देते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे और वो बाहर भग जाते हैं लेके उस पैसे को, तो इसलिए बैंक डूब जाती है, तो वो पैसा कहाँ से कवर करे। पैसा कहाँ से कवर करें? तो हम्म। यहाँ पे ये बात तो खत्म होगी कि वो लोन ले लेंगे और उतार देंगे, ये बात तो फिर खत्म हो गई यहाँ पे। जी। यही डर अमेरिकियों को है। है। अमेरिकन लोगों को यही डर है, इसलिए उन्होंने उस पैसे निकाल लिए वहां से, क्योंकि वहां पे बड़े बैंक फेल हो गए। सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया वहां पे, जो कि बहुत बड़ा बैंक था। वहां पे बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट के पैसे थे, सारे पैसे थे, वो फेल हो गया। तो तो सर डाउट तो एक चीज इंडिया में भी है, अगर लोगों को डाउट हो जाए तो सारा पैसा निकाल लेते हैं, उनको पता है कि 50 लाख का 5 ही लाख मिलना है अगर फेल हो जाए तो। हाँ, लेकिन रखे हुए हैं, फिर भी रखे हुए हैं। आपका भी पड़ा होगा साहब। नहीं सर, मेरे पास होता तो फिर फायदा ही क्या, मैं चौकीदारी की नौकरी थोड़ी करता। चलो जी, हम इस मुद्दे को आगे आप लेके चलता हूँ। अब हमारे इंडिया में कितने बैंक हैं साहब, आपको पता है? नहीं सर, मुझे तो मालूम नहीं है, 2-4 बैंकों का पता है मुझे बस। चलो नाम बोलो जो पता है आपको। जैसे एसबीआई, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, और आईसीसी बैंक, एचएसबीसी, वर्ल्ड बैंक, विजया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बस ये जो चलती हैं लोगों को वही पता है। संतोष जी, कितने बैंक है साहब? डिश तो नहीं पता है सर, लेकिन लगभग तो 50 से ज्यादा ही होंगे। 50 से ज्यादा होंगे। एसबीआई है, पहले एसबीबीजे हुआ करते थे दुनिया भर के, बीकानेर, जयपुर, ये सब फेडरल, कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या घट गई है अभी मर्जर के कारण। क्यों हुआ? प्रहलाद सर आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो बैकग्राउंड से बहुत सारे नॉइज आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं। हम ये मर्जर क्यों हुआ? देखो दोस्तों, इस स्टोरी को मैं जिस तरह से आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं कि क्रिप्टो का वजूद क्या है, मैं सिर्फ वही समझाने की प्रयास कर रहा हूं। मेरा मकसद यहाँ पे नहीं है
हमारे यहाँ पे 50 बैंक हैं, उनमें से टॉप बैंक कौन सा है साहब? SBI सर। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे दुनिया भर के लोग पैसा जमा करते हैं और दुनिया भर के लोग पैसा निकालते हैं, और ये यस मेरे ख्याल से लगभग 100 साल हो चुके हैं इस बैंक को। यस। लेकिन हमने ये कभी ये नहीं सुना कि ये बैंक डूब गया। पैसा जनता का है, लोन जनता का है, बैंक सिर्फ टेक केयर करता है। इसके अलावा बैंक के काम कुछ नहीं है। जनता को लोन देना, जनता से पैसा एफडी के रूप में लेना, यही काम है साहब। ये जो काम है ये टोटल फिएट करेंसी है। अब लोगों को अगर ये बैंक में पैसा डूब गया, ये श्योरिटी नहीं है, लोगों आम पब्लिक को पता भी नहीं, और आम पब्लिक को लेना देना क्या है इस बैंक से कि क्या होगा, ये चिंता का विषय है ही नहीं सर। अब जो भी चीजें आई हैं वो समाधान ही लेके आई हैं, और समाधान क्या लाया गया कि आज ये जो जितना पैसा है जब है ही पब्लिक का, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन को लेके भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आप चाहे यूपीआई करते हैं, अभी आरटीजी अभी थोड़े दिन पहले आया था कि अगर किसी तरह का कोई युद्ध हो गया, कोई ऐसी स्थिति बन गई कि इंटरनेट में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसा चीजें हो जाए, तो आज आरबीआई एक नया सिस्टम ला रहा है। जब भी न्यूज है 2-3 दिन पहले, वो क्या चीज है? वो एक सॉल्यूशन है, वो एक समाधान है। और जितने भी समाधान आते हैं उनको लोग अपनाते हैं। जैसे इंटरनेट समाधान क्या लाया कि आपको ईमेल आपको फास्ट हो जाएगी। अब ईमेल वाले, चाहे वो पहले याहू हुआ करता था, हॉटमेल हुआ करता था, अब जीमेल आके बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, गूगल ने बना दिया। वो फ्री में मिला आपको, लेकिन उससे अरबपति बन गया जीमेल वाला। कैसे? क्योंकि आप सबका डाटा है वहां पे, आपने कोई पैसा नहीं दिया, पैसा खर्च नहीं करा। आज फेसबुक क्या लेके आया कि उसको पता है कि आने वाले टाइम में लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि टाइम नहीं होगा मिलने से। तो आज हम लोग कहाँ पे हैं? ज्यादातर लोग हम लोग डिजिटली हैं, फेसबुक पे हैं। और इसका भी एक एडवांस वर्जन आ रहा है कि फीलिंग हो, आप जा तो नहीं सकते, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत सारे वायरसेस आ जाएं, बहुत सारे, इस धरती पे बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसका सोल्यूशन जो आएगा वो मेटावर्स लेके आएगा। तो दोस्तों चेंजेस आते हैं, जिस जिस तरह से जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं। आपके फोन में बहुत सारे चेंजेस हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। आपके फोन में व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, कीपैड वाला फोन होता था। लेकिन चेंजेस आए, आपके पास टच वाला फोन आ गया। अब टच वाले से भी एडवांस बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में आने वाली हैं। ऐसी ऐसी चीजें आने वाली हैं, हवा में ही आप लैपटॉप बना सकते हो, हवा में बन जाएगा, वो खुल जाएगा। ये पता है आपको संतोष जी? नहीं सर। ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये बना चुकी है एक कंपनी कि हवा में ही वो होगा, सब खोल लोगे आप उसको, हवा के अंदर ही दिखेगा वो। एक कंपनी बना चुकी है, इस तरह का लैपटॉप बना चुकी है। स्क्रीन हो जाएगी, कहीं भी ओपन कर लो वो स्क्रीन। यानी कि चेंजेस हैं साहब। जो भी चेंज आता है वो चेंज बहुत बड़ा हो जाता है, और वो आता सोल्यूशन ही है आपके लिए। आपके लिए वो सोल्यूशन आता है, उसी सोल्यूशन को अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि बिटकॉइन क्यों आया, फिर हम लोग अदर करेंसीज पे चलेंगे। बिटकॉइन इसलिए लाया गया क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं रह रहा था, ये 2008 की बातें थी। तो ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम लाया जाए जिसमें पब्लिक ही सब चीजें चलाए, क्योंकि चलाती तो पब्लिक है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोई भी सिस्टम है, जितने भी और ऐसा एक सिस्टम उन्होंने लाने के प्रयास करे कि जिसमें थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व ना हो, पब्लिक आपस में ही लेन देन कर ले। और उस ट्रांजैक्शन सिस्टम को इतना बेहतरीन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाया गया कि वो सिक्योर हो, उसको कोई हैक ना कर सके, चीटिंग हो नहीं सकती, ट्रस्ट हो। लेकिन एकदम से किसी भी चीज पे भरोसा नहीं बनता। शुरू में
ओला उबर पे भरोसा नहीं बना था, गोआईबीबो पे भरोसा नहीं बना था, पेटीएम पे भरोसा नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे जितने लोग टेक्निकली थे उनका वो लाइफ का एक पार्ट बन रहा है। और जो भी चीजें आती हैं वो समस्याएं तो लेके आती हैं सर। बैंकों में भी शुरुआती दौरों में कौन सी समस्या कम थी, और आज भी समस्याएं खड़ी हैं। हैकिंग के, चीटिंग के दुनिया भर की रोज शिकायतें होती हैं, लोगों के साथ चीटिंग हो रही है। आरबीआई ये कहता है कि साहब अगर चीटिंग हुई तो बैंक को भरना पड़ेगा, बैंक कहता है कि साहब अगर उसने तुरंत कंप्लेंट नहीं करी तो हम नहीं भर सकते। ये सब चीजें हैं और इन्हीं के सॉल्यूशंस जो हैं वो सब चीजें लेके आते हैं, और उनमें सबसे जो अच्छा सॉल्यूशन जो चीजें लेके आई वो क्रिप्टो लेके आई, जिसमें बिटकॉइन का नाम सबसे ऊपर है। जनता ने उसको आज तक चलाया है। इसका पूरा डिटेल्स है, क्योंकि अगर मैं दोबारा से उन चीजों को रिव्यू करने लगूंगा तो बातें वहीं पे आ जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं साहब। कुछ ये चीजें हो रही हैं, जैसे एक बाइनेंस एक्सचेंज है। क्या ये एक्सचेंज से पहले कोई एक्सचेंज नहीं था संतोष जी? क्योंकि ये क्रिप्टो ट्रेड का एक्सचेंज है। आई थिंक था सर। कौन सा? तो नहीं पता है, लेकिन ये पॉपुलर ज्यादा हुआ आई थिंक। ये पॉपुलर नहीं तो पब्लिक पैसे का लेन देन कैसे करेगी? सब बिटकॉइन रख के क्या करेगी? नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये चीजें पॉपुलर क्यों हुई या एक्सचेंजेस क्यों आए, क्यों लाए गए ये एक्सचेंजेस? इसका तो वही है कि किसी को उस देश का करेंसी चाहिए तो कैसे लेगा वो? क्योंकि मेरे को बिटकॉइन है, लेकिन मेरे बिटकॉइन यहाँ पे इंडिया पे नहीं ले रहा है, तो उस समय एक्सचेंजेस का रोल आया। अभी एक एक्सचेंज का बहुत चक्कर पड़ा हुआ है, आपने शुरू में देखा होगा, वो एम्प्टी गॉक्स। यस यस, बिटकॉइन के बहुत सारे। और वो डूब गया। यस सर। अब वहां पे जो बिटकॉइन थे वो 4 सेंट वाले ज्यादा थे, और कईयों के 1,000 किसी पड़े थे। राइट। हाँ। अब उसने पैसा कितना लगाया? 1000 बीटीसी के $40 तो लगे होंगे। राइट। हाँ। वो डूबा क्यों? क्योंकि वो नीयत खराब हो गई उनकी जब रेट बढ़ने लगा। करोड़ों के बिटकॉइन थे यार उनके पास, करोड़ों के बिटकॉइन थे। वो कहते हैं कि साहब जिसने भाई 4 साल पहले रखा $160 लेके हमारी जान छोड़ दे, भाई 4 गुना तो हो गए तेरे पैसे। वो बंदा कहता बिटकॉइन ही चाहिए साहब, लोगों ने केस कर दिया। और जो बिटकॉइन इधर उधर हुए थे, गवर्नमेंट ने अब उनको कहा कि आपको बिटकॉइन वापस देने पड़ेंगे। सपोज जिसके पास 1000 थे उसको एक भी मिलेगा तो उसके पैसे कितने गुना होंगे। कई बार गलती करने का भी बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है, पर हमें पता नहीं होता कि हमने गलती कर क्या दी। तो एम्प्टी गॉक्स शुरू में होता था, एक्सचेंज होता था। इसके अलावा पोलोनिक्स नाम का एक एक्सचेंज जो कि आज भी है। देखो दोस्तों, मुद्दा मेरा, मैं फिर वही कह रहा, आप लोगों को ये समझाने का कि क्रिप्टो आई क्यों और दूसरे कॉइन्स क्यों आते हैं, मेरा मुद्दा यही है। लेकिन ये मैं पीछे के बैकग्राउंड को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में इस तरह की होती हैं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और वो प्रॉब्लम अकेली क्रिप्टो के साथ नहीं है, वो नॉर्मल जो बैंक है वहां भी है, वो जो नॉर्मल मार्केट में चीजें चल रही वहां भी है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारी कंपनियां फेल होती हैं। क्यों संतोष जी? यस सर। हमारे यहाँ पे ग्वारगम की बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत अच्छा उसका शेयर का रेट गया और एकदम से डंप हो गया, ₹1 का पड़ा। और ऐसे पता नहीं कितने हुए। अब वो तो फंडामेंटली स्ट्रांग थे भाई, एक कंपनी है जो प्रॉफिट कर रही है उसमें से दे रही है, फिर वो फेल क्यों हुई? स्टॉक मार्केट की कंपनी। अभी तक बहुत सारी चीजों पे गाइडलाइन नहीं थी, और क्रिप्टो पे भी गाइडलाइन बहुत सारी कंट्रीज में बनी है, लेकिन वो प्योर गाइडलाइन नहीं बनी।
आज कोई भी बंदा आके ला सकता है कोई भी कॉइन, आप लोग खुद भी कॉइन अपना बना सकते हो, लेकिन बात कॉइन बनाने की नहीं है, बात यह है कि आप किस चीज का सॉल्यूशन लेके आए हो और वो क्या करेगा आपकी लाइफ में। तो मैं थोड़ा सा अब चलता हूं क्योंकि टाइम हमारे पास 15 मिनट बचा है, तो हम लोग पहले अब शुरू कर लेते हैं उस चीज को कि बिटकॉइन सॉल्यूशन लेके आया था पेमेंट का। ये मैं क्योंकि आगे ये सेशन अगले संडे भी चलाऊंगा और हो सकता है उससे अगले भी चले, ये रेगुलर चलेगा ये, जिससे मैं ये सारे क्वेश्चन कि क्यों मार्केट में कॉइन आता है, देखो कॉइन कोई भी आया साहब कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आया है इसलिए वो पॉपुलर हुआ, जैसे कि बिटकॉइन सोल्यूशन लेके आया है पेमेंट का। अब उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है साहब, जनता के अलावा कोई भी प्राइस डिसाइड नहीं करता, दुनिया की कोई भी चीज हो, इवन सरकार का भी डिसाइड जनता ही करती है साहब, और कोई डिसाइड नहीं करता। जनता को इंटरेस्ट आ गया रातों रात भाई साहब गणेश जी को भी दूध पिला देती है। तो प्राइस डिसाइड हम लोग ही करते हैं साहब, और कोई कर भी नहीं सकता प्राइस को डिसाइड। रेट कैसे बढ़ता है साहब, जब बाइंग होगी किसी भी चीज की तो रेट बढ़ेगा, और जब सेलिंग होगी तो रेट कम होगा। क्वेश्चन ये है कि बाइंग क्यों होती है, क्वेश्चन ये है सेलिंग क्यों आती है, वो क्वेश्चन है। तो करते जनता ही है साहब, हर काम जनता ही करती है, लेकिन क्यों करती है उसके पीछे के रीजन हम लोग आगे जानेंगे। कॉइन डंप क्यों हो जाते हैं साहब, देखिए बहुत सारी टेक्निकली बातें, जैसे लूना के साथ हुआ, लूना डंप हुआ है खत्म नहीं हुआ, फिर बात दोहरा रहा हूं, आज भी लूना चल रहा है और लूना ने अब नई चीजें कुछ कर दी हैं जिसमें लूना के प्राइस में आप लोगों को जंप देखने को मिल सकता है। FTX 2.0 आ रहा है, FTT जो कॉइन था एक्सचेंज दोबारा लॉन्च हो रहा है भाई, ये भी आपको गुड न्यूज दे दूं, और जल्दी ही इस जून के अंत में FTX 2 आ जाएगा। अब वो गलतियां कहाँ हुई, क्या मंशा रही, क्यों डंप हुए, मैंने यहाँ पे डंप लिखा है, यहाँ पे फेल शब्द नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डंप। और ये मैं अभी लाइव दिखा देता हूँ, देखिए अभी हम लोग चलते हैं बाइनेंस पे। वैसे तो मैं आप लोगों को दोनों कॉइन मार्केट कैप पे भी दिखा सकता था, लेकिन हमें इसलिए ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि सबसे जो है ये FTT है साहब, और ये भी चल रहा है, ये फेल नहीं, आज भी $1 का तो है। अब हम चलते हैं लूना पे, क्योंकि लूना USDT है, ये भी $1 का चल रहा है, और LUNC ये भी बढ़ रहा है दिन दिन, इसकी भी ग्रोथ कितनी है 8% ये बढ़ा हुआ है, खत्म नहीं, ये $1 ट्रिलियन। अब इसकी मैं क्वांटिटी दिखाऊंगा तो कितनी हो चुकी है। तो ये डंप हुए, फेल नहीं हुए, क्यों संतोष जी? यस सर। डंप हुए हैं, फिर BTS भी दोबारा से उछाल ले रहा है। अब ये डंप हुए क्यों हुए, और अब ये बढ़ क्यों जाएंगे, इस पे भी चर्चा है आगे आने वाले टाइम में, जिससे आप लोगों को ये सीखने को मिले, क्योंकि एक एक टॉपिक पे बात करूंगा, एक एक टॉपिक पे, जिससे आप बेटर सीख सको यार चीजों को कि क्यों हो जाते हैं ये। कॉइन डंप होने पे हमें क्या करना चाहिए साहब, अब साहब कॉइन डंप हो गया, अब बैठे रो रहे हो साहब कि भाई साहब कॉइन डंप हो गया, क्या करना चाहिए साहब ऐसी स्थिति में। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं बंदे के पास, या तो आपको फंड बढ़ाना है और उसी फंड के उतनी क्वांटिटी का कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉइन में हमें निवेश कर देना ताकि उसकी रिकवरी हो सके। एक कॉइन में अगर लॉस हुआ तो दूसरा कॉइन उसकी भरपाई कर देगा। इसलिए आज हमारे पास रॉयल क्यू में अभी और 5 कॉइन ऐड कर दिए, मेरे ख्याल 80 के करीब कॉइन्स हो चुके हैं ट्रेड के। फंडामेंटल 2 कॉइन बिटकॉइन और इथेरियम में ट्रेड करोगे, आपको पता है कि मार्केट को ये चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, उस पर ही अब आने वाला हूं। अब हम आते हैं कि एथीरियम, देखो बिटकॉइन क्यों आया ये सबको पता है, लेकिन एथीरियम क्यों आया, एथीरियम की क्या वजह थी, क्यों लाया गया।
साहब जो विटालिक ब्यूटेरिन है वो ट्रेड करते थे बिटकॉइन के बारे में, वो बहुत अच्छे से जानते थे जिन्होंने इस कॉइन को वो लेके आए। और उन्होंने जब ये देखा, वो कहते कि जो जैसे फिएट करेंसी हर जगह पे यूज हो सकती है, एक पेमेंट गेटवे भी बन सकता है, रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा यूज केस इसका बन सकता है, और अदर जगह पे भी इसका बहुत बड़ा यूज केस बन सकता है, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए वो जो ब्लॉकचेन को डेवलपर टीम है उससे वो मिले जिन्होंने डेवलप करी है ब्लॉकचेन, और उनको उन्होंने सजेशन दिया कि बिटकॉइन को अगर इस तरह से ये सारी चीजें कर दी जाए तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है मार्केट के अंदर यार। तो उनने सबने मना कर दिया ब्यूटेरिन को कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाइट पेपर लिखा हुआ, सारी कोडिंग सेट है, इसलिए सब चीजें पेमेंट गेटवे नहीं बन सकती। तो इस बंदे ने हार नहीं मानी और इसने वो कोशिशें जारी रखी और इसने एक नई ERC-20 ब्लॉकचेन रेडी करी और वो सॉल्यूशन लेके आया डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। और इथेरियम क्या है? DBP, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ये उस टाइम पे ये सोची गई कि आज जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सेंट्रलाइज्ड हैं, चाहे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, ये सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कंट्रोल कहीं ना कहीं एक जगह पे है। तो इन्होंने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड करा जाए, यानी कि जनता के ही पास हो सारी अथॉरिटी, एक सिंगल के बंदे के पास ना हो। जब ये मानते हैं कि बैंक को चलाता है, लेकिन आज बैंक में RBI बैठा है, जनता के हाथ में नहीं है साहब। और आप जाके RBI से नहीं पूछ सकते हो कि साहब आपके पास कितना गोल्ड पड़ा है, आपने नोट कितने प्रिंट करे हैं, आप नहीं पूछ सकते जाके। लेकिन क्रिप्टो में आप एक एक चीज देख सकते हो कि साहब कितने हैं, कितने बनेंगे, क्या होगा। ब्लॉकचेन पे हर बंदा चेक कर सकता है साहब। आज आप बैंक में जाके ये नहीं चेक कर सकते, बैंक से जाके ये नहीं पूछ सकते कि भाई पब्लिक ने कितना पैसा जमा किया और आपने आगे लोन कितना दे रखा है, ये आप बैंक से नहीं पूछ सकते। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के रूप में इथेरियम लेके आया, और इस पे एक सिस्टम लाया गया कि आप इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रन कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि आपने कोई भी चीज बनाई और ERC-20 पे कॉइन्स भी बनाए, उसने ये भी कर दिया कि आप कॉइन भी अपना बना सकते हो। और डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन आप रन कर सकते हो। अब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, हम Web3 के बारे में सुनते हैं, एप्लीकेशन दुनिया भर की है। आज Amazon है, वो भी एप्लीकेशन है, यूट्यूब की एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे एप्स यूज करते हो, वो सारे ऐप हैं। वो कंट्रोल एक बंदे से है, पब्लिक के कंट्रोल में नहीं है। पब्लिक वहां पे वो सब चीजों को चेक नहीं कर सकती। उन्हीं चीजों का सॉल्यूशन जो है, ये शुरुआती दौर में मियामी में 2013 में वहां पे ब्लॉकचेन फॉर्म चल रही थी, तो इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको लॉन्च कर दिया गया। अब बात आती है कि प्राइस डिसाइड कौन करता है। तो पहले ICO आया करते थे, इन्होंने कहा कि मैं ये चीज लेके आ रहा हूं, जो खरीदना चाहता है इस रेट पे खरीद लो। जैसे कि लॉन्च पैड आता है अभी 2 सेंट पे आपको मिल जाता है, 2 सेंट पे चीज मिली है, पब्लिक एकदम से बाइंग करती है, क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पैड पे लॉन्च हो तो उसके रेट को $1.5 पहुंचा देती है। अब कंपनी के पास तो 2 पैसे में 2 सेंट में आया हुआ है, और पब्लिक खरीद खरीद के $1.5 का। उस टाइम पे क्वांटिटी जो बेचने वाली वो वही कंपनी है, वही कॉइन है। आपको बेचने वाला जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि लोग तो बेच नहीं रहे, तो बेचता कौन है? बेचता है क्रिएटर, जिसके पास प्री माइंड है।
तो पहले आईसीओ आया करते थे, उस आईसीओ में लाया गया, इसका फंड रेज करा गया। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी पैसा डालती हैं कि ये बंदा अगर अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो उसमें फंडिंग होती है। जैसे कई प्रोजेक्ट में बाइनेंस फंडिंग करता है, कई प्रोजेक्ट में बड़े बड़े कॉइन बेस ने फंडिंग करी हुई है। बहुत सारे मैंने आप लोगों को फ्लो बताया था, उसमें कॉइन बेस की पीछे फंडिंग है। हर की डिटेल मैं ये सब चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा, कौन फंडिंग करता है, कैसे ये फंड रेज करते हैं, कैसे कॉइन का रेट बनता है, कौन डिसाइड करता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएगी। और कौन सा कॉइन कौन सा सोल्यूशन लेके आता है जिस वजह से वो चलेगा। हवा में नहीं चल सकते साहब। आपने कॉइन बनाया, लॉन्च कर दिया, पब्लिक ने खरीद लिया, बाद में नीचे आपने ही पब्लिक को चिप दिया तो नहीं चलेगा भाई। दुनिया भर की कंपनी स्टेक कर दिया, आप उसको अनलॉक ही नहीं कर सकते भाई साहब, वो सिस्टम फेल है। 20 महीने में अनलॉक होगा, क्या मतलब है यार। मैं अभी बेचना चाहता हूं भाई। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके पीछे के मैकेनिज्म है जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अब डैप्स क्या होते हैं, तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। अब जब इन्होंने ये बनाई, ये सब चीजें करी, तो दुनिया भर की डिसेंट्रल एप्लीकेशन बनी, जिसमें मेकर डाओ ने पहला डैप्स बनाया, जिसने एक नया सोल्यूशन दे दिया कि साहब जो बैंकिंग के जितने भी काम हैं, आप जाते हो वहां पे पैसा जमा करते हो, पैसा जमा कर लो डिसेंट्रलाइज वे। यूनिस्वैप आया, आप लैंड कर दो साहब, आप यानी कि वहां पे लोन ले सकते हो, जमा कर सकते हो, वो सारे काम डिसेंट्रलाइज वे से कर सकते हो जो बैंकिंग में जाके करना। लोगों को पसंद आया ये। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जब डैप्स आए तो दुनिया भर के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए, दुनिया भर की चीजें हुई। अभी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये डैप्स क्या होते हैं, इसकी भी डिटेल्ड सेशन है। मैं तो आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है। कितनी चीजें जाननी बाकी हैं यार अभी। तो इन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके आए उसको, ये तैयारियां करी गई और अभी प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ चुका है। अभी ये प्रूफ ऑफ वर्क क्या है साहब, जितनी भी माइनिंग्स होती हैं वो दुनिया भर के बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, दुनिया भर का हार्डवेयर का पैसा है, वहां पे बिजली बहुत ज्यादा कंजम्पशन है और दुनिया भर की इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, जिसको कि पहले प्रॉब्लम को उठाया था एलॉन मस्क ने, जब उन्होंने कहा कि बिटकॉइन से मेरी आप कार खरीद सकते हो। बाद में उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि साहब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और मेरी कार है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो मैं गलत काम नहीं कर सकता साहब। प्रूफ ऑफ वर्क में आपको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़े सेटअप लगाने। लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या है कि आपको एक क्वांटिटी में, जैसे 32 इथेरियम पे आप रखोगे तो आप वैलिडेटर हो जाओगे और आप अपने नोड रन कर सकते हो अपने घर के कंप्यूटर से। और इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे संतोष जी। संतोष जी मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। उस नोड को, क्योंकि आप आईटी में हो तो आपको बहुत सारी बातें मेरे से ज्यादा समझ में आए, तो ये 99% कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और खर्चा भी 99% कम हो जाएगा। यानी कि जहां पे खर्च हो रहा था 10 रुपए, अब होगा 1 पैसा। ये खासियत थी, इसको लाया गया। इस पे मैं बात कर चुका, इस पे भी बात करेंगे। ये स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा संतोष जी, क्योंकि यस सर। मेरे पास ये रहेगा, लेकिन आप रखिएगा ताकि मुझे रिमाइंड करवा दो आप एक दिन पहले, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों। आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं और इस चर्चा चलनी है, क्योंकि एक दिन में अगर सारी चीजें बताऊंगा भी तो वो किसी काम की नहीं रह जाएंगी। अब ये नई चीज है जो कि इथेरियम वर्चुअल मशीन, ईवीएम। ये मैंने, जो हमारा शाम का सेशन होता है वहां पे हमने ये चीजें बताई हैं। क्या है इथेरियम वर्चुअल मशीन? तो दोस्तों इथेरियम वर्चुअल मशीन एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है डैप्स के लिए, क्योंकि जितनी भी डिसेंट्रल एप्लीकेशन में उस पर हैकिंग का अटैक हो सकता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है।
वो अलग ब्लॉक है, ब्लॉक का अलग पार्ट है, यानी कि इस पे भी 8:30 हो चुके हैं, तो मैं इस पे डिटेल आगे शुरुआत इसी इथेरियम वर्चुअल मशीन से करेंगे। लेकिन मैं छोटी सी चीज जिससे कि संतोष जी भी समझ जाएंगे, आप अपने जो भी एक कंप्यूटर है संतोष जी, उसको हम उसको विंडो से चलाते हैं। हेलो, यस सर, यस सर। वो विंडो से चलता है, लेकिन उसके अंदर हम सिक्योरिटी के लिए लाइनक्स या बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर डालते हैं ताकि उस पर कोई अटैक ना हो। जैसे आप लोग क्या करते हो, क्या चीजें डालते हो आप, क्या डाल के एंटीवायरस, एंटीवायरस सर। एंटीवायरस डालते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोटेक्शन के लिए डालते हैं। तो ये इथेरियम वर्चुअल मशीन एक तरह का एंटीवायरस है ब्लॉकचेन की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि ब्लॉकचेन ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए ईवीएम आ गया है, इथेरियम वर्चुअल मशीन। खास करके ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में, यानी कि उनका डाटा कोई हैक ना करके ले जाए, तो उसके लिए बनाया गया है। इसके बारे में भी आगे डिटेल बातचीत होगी ताकि आप लोगों को ये पूरी तरह समझ में आ जाए कि कॉइन्स क्यों चलते हैं, क्या कौन सा सॉल्यूशन लेके आते हैं, और वो क्यों बढ़ेंगे या क्यों डंप होंगे। तो आज 8:30 हो चुके हैं, इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और मैं एक दो कमेंट चाहूंगा, फिर हम समापन करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।